हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आज जो है आपकी क्लासें जो है होना मुश्किल ही है, क्योंकि पीईटी का एग्ज़ाम्स है, सभी को पता है। तो पीईटी की एग्ज़ाम की वजह से आपकी क्लासें होना मुश्किल थी, तो हमने आपको सोचा कि इस प्रकार से आपको यानी कि क्लास तो आपको करानी ही है, तो इस प्रकार से आपकी क्लास कराई जाए जिससे कि आप किसी को दिक्कत ना हो। तो देखो, सबसे पहले तो हम बता दें कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति की अगर हम लोग बात करें, वर्क एनर्जी एंड पावर, तो सबसे पहले कार्य क्या होता है अगर इसकी बात करेंगे तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना ही कार्य है। मतलब कार्य तब होगा जैसे आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न किया। कहने का मतलब अगर हम ये भी कहें एक भाषा में, जैसे कार्य तभी होना पाया जाता है जब कोई कार्य हुआ हो। जैसे मान लो कोई दीवार है, इस दीवार पे अगर आप बल लगा रहे हो और दीवार अपनी जगह पे ही रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आपने कार्य नहीं किया। अगर ये दीवार पर आपने बल लगाया इधर से और ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, मतलब खसक के अगर यहाँ पे आ गई, तो आपने कार्य किया। तो अब बात को आप समझ पाए होंगे कि कार्य क्या होता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना ही कार्य है। कार्य एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक अगर बात करें तो जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग कार्य का मात्रक जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होता है फार्मूला। ठीक है। अगर ऊर्जा की दोस्तों बात करें तो ऊर्जा सभी लोग जानते होंगे कि ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे जो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है, हम लोग नहीं कहते हैं, बातें आपस में किया करते हैं कि सर जी कार्य करने की क्षमता क्या है। आपके अंदर भैया ताकत ही नहीं है तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो जब भैया आपके अंदर ताकत नहीं होगी तो आप कैसे काम कर पाएंगे। जब आपके अंदर ताकत होगी तभी तो आप कुछ काम कर पाएंगे। तो सर जी कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो ऊर्जा होती है, या कार्य किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी कार्य की तरह अदिश राशि है और इसका मात्रक भी जूल है। अगर हम लोग बात करें ऊर्जा के प्रकार के, तो सर जी दो प्रकार कहने की कौन कौन से, गतिज ऊर्जा, एक आपका कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। दो सर जी कार्य के प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। सभी लोग याद रखेंगे। अगर सर गतिज ऊर्जा की हम लोग बात करें तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसको, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जैसे कोई वस्तु है, उसकी गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हुई, उसको गतिज ऊर्जा कहा गया। इसको इसको के ई से दर्शाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना। बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है, जो हवा बह रही होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। अगर सर स्थितिज ऊर्जा की हम लोग बात करेंगे, सर स्थितिज ऊर्जा जो होती है, किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी, सर जी जो स्थितिज ऊर्जा है, किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता है, उसको स्थितिज ऊर्जा। इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं सर। काय से प्रदर्शित करते हैं सर, पीई से, है ना। खींचे हुए गुलेल तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जो जैसे खींची हुई घड़ी हो गई, गुलेल हो गई, इसमें कौन सी ऊर्जा सर, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। सारे लोग याद रखेंगे। अगर आपसे सर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाएंगे। स्थितिज ऊर्जा के जो रूप होते हैं, नंबर एक सर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा के भाग हैं। सभी लोग इन भागों को याद रखेंगे। अगर सर कभी भी क्वेश्चन आपसे बन जाए तो कोई भी गलती नहीं करनी है, एग्जाम में आराम से आपको आंसर सर बता देना है। आगे चलते हैं सर, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित यानी बदलना हो सकता है इसका, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, संरक्षण मतलब होता है बचाना किसी चीज को। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित यानी बदल सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। अगर रूपांतरण के सर पहले की बात करें, रूपांतरण के सर बाद की बात करें, तो जो कुल ऊर्जा होती है वो सदैव कैसी रहती है, अचर रहती है। मतलब इसका चेंजमेंट ना हो पाए, इसमें रूपांतरण ना हो पाए, इसके पहले की बात अगर करें। अगर सर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है और सर गतिज ऊर्जा होती है, उसका सर जो योग होता है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है ना। ऊर्जा के रूपांतरण की अगर हम लोग बात करें
तो सर ऊर्जा का एक या अधिक प्रकार से रूपांतर होता रहता है। जैसे ऊर्जा को एक रूप से अन्य में विभिन्न उपकरणों की सहायता से परावर्तित किया जा सकता है। आप कहते हैं विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में, जैसे विद्युत बल्ब होता है, विद्युत ऊर्जा होती है, बल्ब को जगा देती है, प्रकाश उत्पन्न कर देती है, आपने परिवर्तन किया। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, जैसे सर जी विद्युत सेल होते हैं, आपने देखा होगा जो रासायनिक ऊर्जा होती है उससे विद्युत ऊर्जा बना ली जाती है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जैसे डायनमो हुआ, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे डायनमो एक मोटर जैसा होता है, उससे सर विद्युत बनती है, जिससे आप बैटरी वगैरह किसी सेल में आप लगाते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जैसे टरबाइन, जल विद्युत उत्पादन, जैसे जल से आप टरबाइन पर जल गिराते हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है टरबाइन के द्वारा, है ना। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनी। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जैसे मोटर के द्वारा, ठीक है। ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, जैसे इंजन के द्वारा। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, जैसे स्पीकर से सर विद्युत ध्वनि में कन्वर्ट हो जाती है। विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, जैसे ट्रांसमीटर। नाभ की ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, परमाणु विद्युत ग्रह हैं। ठीक है भाई। शक्ति की अगर बात करें तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतर की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का सर मात्रक शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय, और इसका सर मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। अगर आपसे शक्ति का मात्रक पूछा जाए जूल प्रति सेकंड, या आप वाट भी कह सकते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। अब बात करेंगे सर परम शून्य ताप। सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं होता है किसी भी वस्तु के टेम्परेचर की अगर आप बात करेंगे तो। केल्विन पैमाने पर इसे ओके से प्रदर्शित किया जाता है। तापीय प्रसार की अगर बात करें सर, तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसकी विमाओं में वृद्धि होने को तापीय प्रसार कहा जाता है। अगर सर पूछा जाए कि तापीय प्रसार किसे कहते हैं तो याद रखेंगे, लंबाई में प्रसार को रैखिक प्रसार, क्षेत्रफल में प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन में प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। अगर समान मात्रा में ऊष्मा दिए जाने पर भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रसार भिन्न भिन्न अनुपात में होता है, तो किस पदार्थ का कितना प्रसार होगा यह प्रसार गुणांक पर निर्भर करता है। यानी किस चीज़ का कितना प्रसार होना है, ये चीज़ प्रसार गुणांक पर निर्भर करेगी। अगर सर रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक की हम लोग बात करें, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक यानी ए कहा जाता है। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। और 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक आयतन में अगर होने वाली वृद्धि है उसको आयतन प्रसार कहते हैं। तो सर अगर किसी के क्षेत्रफल में हुई तो क्षेत्रीय प्रसार, अगर किसी की लंबाई में हुई तो सर जी उसको रेखीय प्रसार, अगर सर किसी के आयतन में हुई तो उसको आयतनीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, इसको गामा से प्रदर्शित भी करते हैं और इसको अल्फा से करते थे। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई गुणे ताप वृद्धि, ये फार्मूला। क्षेत्रीय प्रसार में क्षेत्रफल में वृद्धि बटे मूल क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। आयतन प्रसार आयतन में वृद्धि बटे मूल आयतन इंटू ताप वृद्धि। आपने देखा होगा सर जी यहाँ पे चेंज क्या हुआ, सर लंबाई में वृद्धि जिसका पूछा जाए, क्षेत्रीय प्रसार तो क्षेत्रफल में वृद्धि, आयतन प्रसार आयतन में वृद्धि। नीचे सर चाहे मूल लंबाई मूल क्षेत्रफल मूल आयतन, जितनी सर वृद्धि हुई उसको सब में मल्टीप्लाई। कितना सरल फार्मूला, आराम से याद कर लीजिए। आगे चलते हैं सर, सरल मशीनें, इसको हमने कल पढ़ाया भी था। सर मशीनों को 2 प्रकार में से वर्गीकृत किया जाता है, उत्तोलक या लीवर के सिद्धांत पर आधारित मशीन और नत तल के सिद्धांत पर बनी मशीनें। अब जैसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक, वे उत्तोलक जिनमें आलम में बीच में तथा एक और आयास तथा दूसरी ओर भार होता है, जैसे प्लास, कैंची, वजन उठाने की छड़ तथा तुला आदि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उदाहरण हैं। तृतीय श्रेणी के जो प्रकार के उत्तोलक होते हैं, वे उत्तोलक जिनमें आयास बीच में तथा एक और आलम दूसरी ओर भार होता है, जैसे मछली पकड़ने वाली बंसी, चिमटा तथा भुजा आदि। आयास की बात करें तो उत्तोलक के एक सिरे पर भार रखा जाता है जिसे भार कहते हैं, तथा दूसरे सिरे पर बल लगाया जाता है जिसे आयास कहते हैं। जैसे कह रहा है इस प्रकार से, सर यहाँ पर आपने भार रखा, यहाँ पे सर आप बल लगा रहे। जब सर आप बल लगा रहे तो जो आपसे कह रहा है उत्तोलक के एक सिरे पर भार रखा जाता है जिसको इसको भार कह दिया, दूसरे सिरे पर बल लगाया गया जिसको आयास कह दिया। ठीक है, उत्तोलक के संतुलित अवस्था में होने का सूत्र क्या होता है, तो आयास गुणे आयास भुजा इक्वल टू भार गुणे भार भुजा। ठीक है, उत्तोलक के प्रकार की बात करें सर, तो उत्तोलक आलम, आयास तथा भार की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, समुद्र के पानी में नदी की अपेक्षा तैरना अधिक आसान है। समुद्र के पानी में नमक अधिक मिला होने के कारण
उसका घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है तथा समुद्र के पानी का उछाल भी अधिक होता है, अतः समुद्र के पानी में तैरना इसीलिए आसान होता है। उत्तोलक के यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या है? उत्तोलक का यांत्रिक लाभ भार बटे प्रयास है। प्रयास भुजा बटे भार भुजा आप कर सकते हैं। अगला है सर, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ से अधिक अधिक अथवा एक से कम, एक से अधिक या एक से अधिक या एक अथवा एक से कम कुछ भी हो सकता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से कम ही होता है। वेग और बल सदिश राशि अगर पूछा जाए। कार्य, ऊर्जा, आवेग, सामर्थ्य ये अदिश राशियाँ हैं। वस्तु के गुरुत्व केंद्र की स्थिति वस्तु की आकृति पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। स्रवता द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, सभी लोग ये भी याद रखेंगे जो स्रवता होता है। अगर सर जीवों की संरचना की बात करें, ये हमने आपको पढ़ाया भी है ना। तो दूसरा कोई टॉपिक देखते हैं इसमें, इस चीज़ को भी पढ़ा था हमने, है ना। हाँ, ये देख लेते हैं, मानव शरीर के अंग एवं कार्य। मस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं सर? नंबर 1 है संवेदनाओं को अनुभव करना, इच्छा एवं संकल्प करना, स्मरण करना सर, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, मनोविकार, ये आपके क्या होते हैं सर? मस्तिष्क के कार्य। दांत के प्रकार तथा उनकी संख्या कितनी होती है? छेदक 8 होते हैं, भेदक 4 होते हैं, कुल दांत सर 32 होते हैं, अग्र चौड़वक 8 होते हैं, चौड़क होते हैं 12। अंतिम मोलर दांत 18 वर्ष के बाद ही उगते हैं, जो अंतिम मोलर होते हैं वो 18 वर्ष के बाद। उत्सर्जित पदार्थ की सर जी बात करें, जो लोग हम लोग जो चीज़ उत्सर्जित करते हैं, विष्टा, कार्बन डाइऑक्साइड और मूत्र। विष्टा मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, लेटरिन होती है। मूत्र आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उत्सर्जित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पैरों की अस्थियां की बात करें तो सर फीमर हड्डी, जांग में दोनों जांघों में एक एक, टीबिया हड्डी 2, फिंड्यूला 2, फिब्यूला, पटेला 2 सर, ये आपकी हड्डियाँ होती हैं। टखना की अगर बात करें तो टार्सल अस्थियाँ 14 होती हैं। पहले यानी पाद की अंगुलियों की बात करें तो मेटाटार्सल अस्थियाँ 10 और फाइलेंजीज 28, याद रखिएगा सर। यकृत के 2 प्रमुख कार्य का अगर वर्णन करने को आ जाए सर, तो यकृत की कोशिकाएं पित्तरस स्थापित करती हैं, जो लाइपेज की सहायता से वसा को वसीय अम्ल में तथा ग्लिसरीन में बदल देती हैं। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है तथा आवश्यकता अनुसार एक ग्लूकोज को मुक्त कर देता है, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। अगर सर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए गए रस सीधे ही रक्त या लसिका में ले जाते हैं और फिर इसके साथ ही शरीर में पहुंचते हैं। इन विशेष रसों को ही हार्मोन्स कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है सर? यह शारीरिक वृद्धि तथा विकास का नियमन करती है तथा रासायनिक व्यवस्था से संबंधित होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है। मादा जननांग के प्रमुख भाग अगर बात करें तो सर अंडाशय, फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय और योनि, ये मादा जननांग के प्रमुख भाग होते हैं। अंडाशय, फैलोपियन नलिका यानी जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं हम लोग, गर्भाशय होता है और योनि होती है। अगला सर, जांघ की अस्थि का नाम क्या होता है? फीमर होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी, और सबसे छोटी होती है स्टेपीज, जो कान की होती है। मनुष्य में पूर्णभोजी पोषण होता है, आप लोग याद रखिएगा, होलोजोइक जिसको कहते हैं। कंकाल के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक अक्षीय कंकाल, एक उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियों का समावेश होता है, उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियों का समावेश होता है। खोपड़ी की अगर सर जी बात करेंगे तो खोपड़ी जो कि धड़ से ऊपर कशेरुकी दंड टिका रहने वाला अंग है, जो कुल 22 होते हैं और 22 अस्थियों से निर्मित होता है, जिसमें 8 अस्थियां कपाल की तथा 14 अस्थियां चेहरे की होती हैं। कान में अस्थियां, कान में 3 प्रकार की अस्थियां, एक मैलियस, एक इनकस और एक स्टेपिस, जो पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। सर पसली की बात करें तो कंकाल या अस्थिपिंजर में के अक्षीय कंकाल में हल्की पतली चपटी तथा घुमावदार पीढ़ियाँ, जिनके द्वारा अक्षीय कंकाल का अधिकांश भाग निर्मित होता है, पसलियाँ होती हैं। यह संख्या में 12 जोड़ी होती हैं। सर तैरती पसलियों की बात करें तो अंतिम 11वीं तथा 12वीं जोड़ी पसलियाँ, जो केवल पीछे वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, इनका अग्रभाग स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, अतः इन्हें तैरती हुई या फ्लोटिंग पसलियाँ भी कहा जाता है। सारे लोग सर जी इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर बात करें उपांगीय अस्थियों में, निम्नांग अस्थियों की संख्या 62 होती है। श्रेणी मेखला या इनोमिनेट अस्थि का निर्माण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलिमियम, इसकी कयम तथा प्यूबिस तीनों अस्थियां मिलकर श्रेणी मेखला बनाती हैं। पाचन नली या पोषण नाल की लंबाई की बात करें तो पाचन नली मुंह से लेकर गुदा द्वार
तक फैली हुई लगभग 9 मीटर यानी 30 फीट लंबी नली होती है। पाचन अंगों में मुख्य रूप से पाचन नली होती है। अस्थियां अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। दांत 4 प्रकार के कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। लार में 1% इलेक्ट्रोलाइट्स एवं प्रोटीन पाया जाता है। लार में मुख्य रूप से जल 99% पाया जाता है। ग्रास नली की लंबाई लगभग 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर होती है। स्केपुला अश्मेखला में पाया जाता है, याद रखिएगा। आमाशयी रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन एंजाइम पाई जाती हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, व्यास 1 से 1/2 इंच होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं सर। जालिकावत बेलनाकार पेशियों को हृदय पेशियां भी कहते हैं सर। अदिश राशि और सदिश राशि की सर जी बात करें तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है उनको अदिश राशियां कहते हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। जो अदिश राशियां इनकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, स्पीड, करेंट, आयतन, ताप, द्रव्यमान। देखो होता क्या है, जैसे कहने का मतलब ये है, आप ये बताओ, आप कार्य को किसी भी दिशा में कर सकते हैं, दाब किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, तो जिनकी कोई दिशा ना हो वो होती हैं अदिश राशियाँ। ट्रिक होता है उसका दाल एमएससी से आता है। उसका मतलब ऊर्जा, सा से समय, का से कार, दाल से दाब, ला से लंबाई, एमएससी से मास, एस से स्पीड, सी से करंट, से आप साइलेंट है, आता से आयतन, ता से ताप। तो याद रख सकते हैं। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे ट्रिक है अवयवी तत्वभास, यानी हर शब्द का पहला अक्षर, जैसे आवेग हुआ, बल हुआ। बल आप एक ही दिशा में लगाएंगे, दिशा निश्चित होती है, नहीं कि चाहे जिधर लगा दें, ऐसा नहीं, एक ही दिशा में। वेग हुआ, एक ही दिशा में चलेंगे आप, एक ही वेग से। विस्थापन, त्वरण, संवेग, भारी, सारी क्या होती हैं सदिश राशियाँ। सर अदिश राशियाँ एक तरफ हैं सदिश राशियाँ। अदिश राशि में दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और ताप। जिनमें वार नहीं आता है वो होती हैं अदिश राशियाँ। जैसे एक आध आपका इसमें आ जाता है। अब आपको बताते हैं सदिश राशियाँ जिनमें वार आता है। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा और घनत्व। ये सर आपकी होती हैं सदिश राशियाँ। अगला सर हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की। इनके बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। रोग हमने ये सारे के सारे आपको पढ़ाई दिए थे, विटामिन आपको सारी पढ़ा दी हैं, है ना। इसके बाद में किस चीज़ की बात हम लोग करेंगे। अब हम लोग सर बात करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण की। सर अम्ल क्या होता है, ऐसे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं, तथा हाइड्रोजन जिनका एक ऐसा अनिवार्य अंग होता है जिसे धातुओं या मूलकों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अम्ल कहलाते हैं। उदासीनीकरण की बात करें, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे सर HCl NaOH के साथ में क्रिया करेगा तो सर NaCl आपका, Na ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये तो NaCl हो गया सर। यहाँ पे सर OH बचा, ये एक H ही बचा, यानी H यानी 2 H बचे, तो H2 एक O बचा था, H2 यानी जल को बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से सर क्रिया। तत्वों के प्रतीक की बात करें, आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम होता है Sb, एंटीमनी होता है सर Sb, गोल्ड होता है Au, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, कापर Cu होता है ना। इसके बाद सर ध्वनि प्रदूषण, मैक्स वेल शोर वह कोई भी ध्वनि है जो कि अवांछनीय है, यह वायुमंडलीय प्रदूषण का एक प्रकार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन उपस्थित रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन उपस्थित रहता है। फिटकरी के अगर सूत्र की बात करें सर तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। एक संकर लवण पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, K4FeCN का होल 6 हो जाता है। सर अम्ल, क्षार एवं लवण। सर अम्ल यानी एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रासायनिक परिभाषा की बात करें, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर
हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव देता है। लॉरी के अनुसार सर अम्ल वह अणु अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत हैं सर। एसिटिक अम्ल यानी सिरका में, फार्मिक अम्ल यानी चींटी के डंक में, बर्रे के डंक में, साइट्रिक अम्ल सर नींबू के फलों में, लैक्टिक अम्ल आपका दही में, ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है ये पालक में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी जो विटामिन सी होता है आंवला नींबू फल यानी सिट्रस के फलों में। टार्ट्रिक अम्ल सर जैसे इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि फलों में। क्षारक की अगर हम बात करें तो क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल यानी OH नेगेटिव देते हैं। लारी के अनुसार से क्षारक वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं, उनको क्षारक कहते हैं। कुछ क्षारक एवं उनके स्रोत हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि चूने का पानी, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि साबुन। अगर सर लवण की बात करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं सर। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। पीएच स्केल की बात करें सर, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक यानी पीएच ज्ञात करते हैं। कम पीएच मान का अर्थ अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और अधिक अम्लीयता है। जब कम होता है तो उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होगा और 7 से अधिक होने पर क्षारीय, और अगर 7 हो गया तो वो उदासीन हो गया। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। सर अगर के की बात करें तो पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, Ca Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक होता है, Fe आयरन, Asn टिन होता है, Pb लेड होता है, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी यानी पारा जिसको कहते हैं, Ag सिल्वर होता है, Au गोल्डन होता है। वर्तमान में 118 तत्वों की जानकारी है जिनमें से 98 प्राकृतिक रूप से पाए भी जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर तो आपका ये तो हो गया सर इतना। अब बताइए सर इस क्लास में इतना ही, फिर आपको आगे बताते हैं सर नेक्स्ट क्लास में जब आपको मिलेंगे। तो ये हम आज पेपर देने आए थे इसलिए आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया। आपका ये चल रहा है, इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइएगा। मिलेंगे सर, नेक्स्ट वीडियो भी आज आपका आएगा, SST का भी आएगा जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।